अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर उर्दू क्लास में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर वाफ़ियत होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सबक नंबर 4 यानी चैप्टर 4 से सवालात व जवाबात हल किए, जो कि सवाह निगारी से मुतालिक सवालात थे। उसके बाद अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन हाली और उनका जो यानी कि सवाह उन्होंने सर सैयद के ऊपर जो उन्होंने सवाह निगारी की, सर सैयद का बचपन, उससे हम सभी ने सवालात व जवाबात हल किए। आज आप सभी देख पा रहे हो इस वीडियो में चैप्टर 5 जो आपके सामने है, और वो क्या है, मोहम्मद मुजीब साहब जो है आजमाइश, जो उनका ड्रामा आपके निसाब में शामिल है, उससे मुतालिक यहाँ पर सवालात व जवाबात हल किए जाएंगे। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि आप शुरू से आखिर तक वीडियो में बने रहें, और वीडियो में बने रहें, उसके बाद एक के बाद एक सवालात को ढंग से देखते रहें। तो बस इसी उम्मीद के साथ आपके सामने मैं वीडियो लाया हूं, ताकि आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में मज़ा आए। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, मोहम्मद मुजीब जो आजमाइश, उनका जो सबक है आपके निसाब में आजमाइश, इससे मुतालिक सवालात व जवाबात आज हम सभी हल करेंगे। सबसे पहले हम ड्रामा को देख लेते हैं। ड्रामा होता क्या है, ड्रामा कब उरूज पर आया, ड्रामा का आगाज़ कब हुआ, ये सभी ज़िक्र आज के इस वीडियो में होगा। तो देखिए, सवाल नंबर 1 है कि ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसके मानी क्या हैं। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या हैं। तो कहा जा रहा है कि जवाब, ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है करना। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ हुआ, तो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, और उसका मानी क्या हुआ, तो करना। ठीक है। अगला सवाल कि ड्रामा में किसी कहानी को कैसे पेश किया जाता है। ड्रामा में किसी कहानी को कैसे पेश किया जाता है। ठीक है। तो बताया जा रहा है कि ड्रामा में किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिए पेश किया जाता है। ड्रामा में किसी भी कहानी को कैसे पेश किया जाता है, तो किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिए पेश किया जाता है। यानी उसमें किरदार बनाया जाता है, फिर मुकालमा यानी कि उसमें डायलॉग होता है, और मनाजिर यानी उसमें सीन होता है ड्रामा के अंदर में। बात समझ में आ गई। तो ये किरदार, उसके बाद मुकालमा तो आप समझ गए, यानी कि डायलॉग, और मनाजिर यानी सीन, ये सभी के ज़रिए ड्रामे को क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। अगला सवाल है कि संस्कृत में ड्रामा को क्या कहा जाता है। संस्कृत में ड्रामा को क्या कहा जाता है, तो संस्कृत में ड्रामा को नाट्य कहा जाता है। ठीक है। देखिए, ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसके लिए घबराएं नहीं, बल्कि एकदम इत्मीनान और सुकून के साथ वीडियो को देखें। अगला सवाल है, अरस्तु ने ड्रामा को क्या कहा है। अरस्तु ने ड्रामा को क्या कहा है, तो अरस्तु ने ज़िंदगी की नक्काली कहा है। ड्रामा को क्या कहा है, तो ज़िंदगी की नक्काली कहा है। ठीक है। अगला सवाल है कि दास्तान, नॉवेल और अफसाना के मुकाबले में ड्रामा हकीकत से करीब तर क्यों माना गया है। यानी कि दास्तान, नॉवेल और अफसाना, ये सभी को हकीकत से करीब तर नहीं माना गया है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी को माना गया है, तो वो किसे माना गया है, ड्रामे को बनाया गया है। ठीक है। हकीकत से करीब तर यानी हकीकत के बिल्कुल करीब। ठीक है। जो यानी कि रियलिटीज़ जो होती है, उससे करीब किसको माना गया है, तो ड्रामा को माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फाज के साथ साथ किरदार, उनकी बोलचाल और ज़िंदगी के मनाजिर भी देखने वालों के सामने आते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको हकीकत से करीब तर माना गया है। अगला सवाल है कि ड्रामा की बुनियादी जुज़ क्या है। यानी ड्रामा की जो प्राथमिकता है, आप ड्रामे को कहाँ पर यानी सजा सकते हो, कहाँ पर पेश कर सकते हो। तो कहा गया कि ड्रामे की जो बुनियादी जुज़ है वो स्टेज है। क्या है? स्टेज है। अगला सवाल है, किसकी वजह से ड्रामों की मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ। यानी ड्रामे की हर चीज़ की कोई ना कोई मकबूलियत होती है, कोई ना कोई ज़रिया होता है उसको तरक्की करने का, डेवलपमेंट करने का। तो वो क्या है, रेडियो की वजह से, रेडियो की ही वजह से ड्रामा
उरूज पर पहुंचा, उसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। अगला सवाल है, अरस्तू ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में कितनी चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है? अरस्तू ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में कितनी चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है? तो वो है 6 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है। अगला सवाल है, ड्रामा के अज्जाए तरकीबी क्या हैं? अज्जाए तरकीबी क्या हैं? यानी वो चीज़ जिसके बग़ैर कोई भी सिर्फ मुकम्मल ना हो, या वो चीज़ जिसके बग़ैर ड्रामा मुकम्मल ना हो। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? 8। तो पहला क़िस्सा, दूसरा किरदार, तीसरा मुकालमा, चौथा ख़याल, है नहीं, और पाँचवा आराइश, और छठा मौसीकी। 6 चीज़ को करार दिया है। और वो 6 चीज़ कितने कौन कौन से हैं? क़िस्सा, किरदार, मुकालमा, ख़याल, आराइश और मौसीकी। ये 6 अज्जाए तरकीबी हैं। इसको तो एकदम बिल्कुल ही अज़बर याद कर लें, क्योंकि इससे सवालात अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, अगला सवाल है कि ड्रामा में किस चीज़ का आंसर होना ज़रूरी नहीं है? अब ये जो अज्जाए तरकीबी हैं, इनमें से कुछ चीज़ ऐसी है जिसका होना बहुत ज़रूरी नहीं है। और वो क्या है? तो ड्रामा में संगीनियत या मौसीकी का आंसर होना ज़रूरी नहीं, यानी कि हर ड्रामे में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। किसी किसी ड्रामे में ऐसा भी होता है कि गीत वीत, गाना वाना, नाच गाना, यानी मौसीकी यानी नाच और संगीत मतलब गाना, यानी ये दोनों चीज़ नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये 6 चीज़ें तो है ही, बट इसमें मौसीकी एक ऐसी चीज़ है, हाँ, जिसका होना बहुत ज़रूरी नहीं है। चलिए, अगला सवाल है कि ड्रामों में किस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है? अब एक तो सवाल ये हुआ किस चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप गीत या नाच वाच उसमें सेट नहीं करते हो, डांस वगैरह नहीं रखते हो, तो भी ड्रामा काबिल कबूल है। लेकिन अब उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका होना बहुत ही ज़रूरी है। और वो कौन सी चीज़ें हैं? तो प्लाट, किरदार, मुकालमों और मरकज़ी ख़याल को होना बहुत ज़रूरी है। 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसका होना बहुत ज़रूरी है। इसका बग़ैर तो मुकम्मल हो ही नहीं सकता ड्रामा। अगला सवाल है कि ड्रामे की कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी है? आप ड्रामा जो है पेश कर रहे हो और उसकी कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी होगा? तो उसके कामयाबी के लिए क्या है? वाक़यात की कड़ियाँ इस तरह मिलाई जाएं कि बतदरीज नुक्ते उरूज तक पहुँच सकें और नाजरीन को की तवज्जो एक नुक्ते या ख़याल पर मरकूज़ हो जाए। यानी कि इसकी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी ड्रामे के अंदर में वाक़यात की कड़ियाँ को इस तरह मिलाएं कि वो देखने वाला या सुनने वाला क्या हो, वो नुक्ते उरूज तक बआसानी पहुंच जाए, है ना, उसको कोई दिक्कत ना हो, कहानी उसे समझ में आ जाए और नाजरीन की तवज्जो क्या हो, शुरू से आखिर तक उसी ख़याल पर मरकूज़ रहे। ठीक है, अगला सवाल है कि ड्रामों में किस किस चीज़ को पेश किया जाता है? ड्रामा है, उसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ पेश की जाती है? तो कह रहे हैं हक़ व बातिल और खैर व शर की कशमकश, बुनियादी इंसानी अक़दार और समाजी, कौमी व सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है। ड्रामों में पेश किया जाता है। चलिए, अगला सवाल, उर्दू में ड्रामे का आगाज़ किसके ज़माने में हुआ? तो जवाब है वाजिद अली शाह के ज़माने में। वाजिद अली शाह के ज़माने में। अगला सवाल, राधा कन्हैया अमानत की इंद्र सभा, राधा कन्हैया और अमानत की इंद्र सभा कब स्टेज किया जाने लगा? ठीक है, तो कह रहे हैं वाजिद अली शाह के ज़माने में स्टेज किया जाने लगा। यानी राधा कन्हैया एक ड्रामा है और अमानत की जो ड्रामा है इंद्र सभा, उसको कब स्टेज किया जाने लगा? तो वाजिद अली शाह के ज़माने में। अगला सवाल है, किस ड्रामे के असर से पारसी उर्दू थिएटर में रक़्स व मौसीकी का खासा ज़ोर रहा? तो क्या कहेंगे? इंद्र सभा, ड्रामा इंद्र सभा के असर से। ठीक है, अगला सवाल कि उर्दू थिएटर ने किस सन में बहुत तरक्की की? उर्दू थिएटर ने किस सन में बहुत तरक्की की और किसका ड्रामा बहुत मकबूल हुआ? तो जवाब होता है 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के आगाज़ में तरक्की की। कौन? उर्दू थिएटर। और
उसमें क्या हुआ, आगा हश्र काश्मीरी जो थे, आगा हश्र के ड्रामे काफ़ी मकबूल हुए। चलिए अगला सवाल, चंद ड्रामा निगार के नाम बताएं। अब ये चंद ड्रामा निगार कौन कौन हैं, तो एक है इम्तियाज़ अली ताज, हकीम अहमद शुजा, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, मिर्ज़ा अदीब, इश्तियाक हुसैन कुरैशी और फजलुर रहमान। और भी बहुत सारे हैं ड्रामा लिखने वाले, बट यहाँ पर इतने नाम काफ़ी हैं आपको याद रखने के लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत न हो सके। अब मोहम्मद मुजीब की हालत ज़िंदगी से मुतालिक सवालात देख लेते हैं। सवाल, मोहम्मद मुजीब कब और कहाँ पैदा हुए, तो कह रहे हैं जवाब 1902 ईस्वी लखनऊ में। अगला सवाल, इनके वालिद पेशे के एतबार से क्या थे, तो इनके वालिद पेशे के एतबार से एक वकील थे, एक बहुत मारूफ व मकबूल वकील थे। अगला सवाल है, इन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की, तो इन्होंने इब्तदाई तालीम लखनऊ के लोरिटो कॉन्वेंट में हासिल की। अगला सवाल कि मुजीब साहब ने सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान कहाँ से पास किया। मुजीब साहब ने सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान कहाँ से पास किया, तो देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से पास किया। अगला सवाल है, मुजीब ने जदीद तारीख़ में बीए ऑनर्स कब और कहाँ से पास किया। बीए ऑनर्स तो 1919 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड से पास किया। अगला सवाल है, बर्लन में मुजीब साहब की मुलाकात किससे हुई, कौन सी शख्सियत से हुई, कैसी शख्सियत से हुई, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई। किससे हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई। अगला सवाल है, फ्रांसीसी ज़बान इन्होंने कहाँ सीखा। फ्रांसीसी ज़बान इन्होंने कहाँ सीखा, तो वो ऑक्सफोर्ड में सीखा। जवाब हो जाएगा ऑक्सफोर्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल, किनके साथ मिलकर इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने का ओहद किया। किनके साथ मिलकर इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने का ओहद किया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ मिलकर इन्होंने काम करने का ओहद किया। अगला सवाल है, मुजीब साहब को जामिया मिल्लिया इस्लामिया का वाइस चांसलर कब बनाया गया, तो मुजीब साहब को 1926 ईस्वी में क्या बनाया गया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का वाइस चांसलर बनाया गया, और इस ओहदे पर 24 बरस तक फायज रहे। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर याद रखें। अगला सवाल है, मुजीब साहब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, तो 1985 ईस्वी दिल्ली में हुआ। कब हुआ, 1985 ईस्वी दिल्ली में, 1985। ठीक है, अगला सवाल कह रहे हैं कि मुजीब साहब ने कितने ड्रामे लिखे और उनके नाम क्या है। मुजीब साहब ने कितने ड्रामे लिखे और उनके नाम क्या हैं, तो कुल 8 ड्रामे लिखे, जो ये हैं। अब वो कौन कौन सी है, तो पहला खेती, दूसरा अंजाम, तीसरा खाना जंगी, चौथा हुब्बे खातून, पांचवा हीरोइन की तलाश, छठा आजमाइश और दूसरी शाम, सातवां दूसरी शाम, और आठवां जो है, जो बच्चों के लिए एक ड्रामा लिखा, आओ ड्रामा करें, ये आठवां। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बात समझ में आ गई। खेती 1, अंजाम 2, खाना जंगी 3, हुब्बे खातून 4, हीरोइन की तलाश 5, आजमाइश 6, दूसरी शाम 7 और बच्चों के लिए एक ड्रामा, आओ ड्रामा करें 8। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि ये बताइए मुजीब साहब ने बच्चों के लिए जो ड्रामा लिखा उसका नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आओ ड्रामा करें। चलिए अगला सवाल, कि निसाब में शामिल ड्रामा आजमाइश किस ड्रामा का एक्ट है, किस ड्रामा का एक्ट है, तो ये जो आजमाइश जो है वो आजमाइश ड्रामा का आखिरी एक्ट है। बात समझ में आ गई। अगला सवाल, ड्रामा आजमाइश किस चीज़ पर मुबनी है, यानी ड्रामा आजमाइश के अंदर में जो ड्रामा लिखा गया है वो किस चीज़ के ऊपर है, तो ये ड्रामा 1857 ईस्वी का जो अलमनाक तारीख़ी वाक़यात पर मबनी है। ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये बहुत बड़ा विद्रोह था, ठीक है नहीं, और ये यूपी से शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। बात समझ में आ गई। चलिए मेरठ से शुरू हुआ था, जिसके
नेतृत्व जो किए थे वो मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ड्रामा आजमाइश में आए किरदारों के नाम मंदरजा झैल हैं। अब ड्रामा आजमाइश में जो किरदार हैं मेन, उसके नाम यहाँ पर हैं। वो कौन कौन से किरदार हैं? तो बहादुर शाह जफ़र अंग्रेज़, राम सहाय की बीवी भागवती, जंग आज़ादी की दो मुजाहिद खातून सलमा और किशन कुंवर बख्त खान के सिपाही। इसमें तो राम सहाय, सलमा और भागवती ये दो तीन जो है से मेन किरदार हैं। बट यहाँ पर और भी मैंने लिख दिया है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र और अंग्रेज़ ये सभी में जो लड़ाई हुई थी उस समय के ये अलमनाक वाक़यात पर ये क्या है, ड्रामा मबनी है। इसमें वाक़या की कड़ियाँ लाई गई है ताकि 1857 के विद्रोह के बारे में, उस जंग आज़ादी के बारे में लोगों को बात ड्रामे के ज़रिए बात मालूम हो सके कि 1857 में क्या हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है सवाल कि राम सहाय रात का खाना खा रहे थे तो भागवती क्या कर रही थी? राम सहाय रात का खाना खा रहे थे तो भागवती क्या कर रही थी? तो भागवती राम सहाय को पंखा झेल रही थी। और भागवती कौन थी? राम सहाय की बीवी थी, याद रखिएगा। राम सहाय अपनी बीवी भागवती को क्या न करने से आगाह कर रहे थे? तो कोई वतन परस्त घर में दाखिल न होने पाए, ये बात राम सहाय उनको कह रहे थे। और उनको डर था कि अगर कोई आ जाएगा तो हो सकता है कि मैं फंस जाऊं, है नहीं, बहुत सारी, क्योंकि भागवती जो थी वो हिम्मत वाली थी, है नहीं, लेकिन राम सहाय जो थे वो थोड़ा बुज़दिल थे, इसलिए वो डरते थे। ठीक है, अगला सवाल है, भागवती ने अपने घर में किसे पनाह दे रखी है? तो भागवती ने अपने घर में दो मुजाहिद औरत सलमा और किशन कुंवर को पनाह दे रखी है। सलमा और किशन कुंवर ये दोनों मुजाहिद औरत है जो अपने देश के लिए लड़ रही है। भागवती के ज़बान पर किन किन लोगों के नाम रहा करते थे? तो भागवती की ज़ुबान पर मोहब्बत खान की औलाद रानी किशन कुंवर और निहार सिंह के नाम रहा करते थे। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि रानी किशन कुंवर किस अमर पर अफसोस कर रही थी? रानी किशन कुंवर किस अमर पर, यानी किस काम पर अफसोस कर रही थी? तो वो इस अमर का अफसोस था कि जिहादी औरतों के साथ मैदान में नहीं गई। यानी रानी किशन कुंवर को किस चीज़ का अफसोस था? ये जिहादी औरत के साथ, यानी देश में जो देश के लिए जो लड़ रही है उस औरत के साथ मैदान में नहीं जा सकी, इसका उससे अफसोस था। चलिए अगला सवाल है कि मुजाहिद औरत सलमा किसकी मंगेतर थी? तो जवाब हो जाएगा यूसुफ मियाँ की। किसकी मंगेतर थी? यूसुफ मियाँ की। अगला सवाल, राम सहाय का मुलाजिम दरवाजे पर किसके आने की खबर देता है? तो वो 4 सिपाही के आने की खबर देता है। अगला सवाल है, सलमा और किशन कुंवर सिपाही के सामने आकर क्या कहती हैं? तो सलमा और किशन कुंवर सिपाही के सामने आकर क्या कहती है, ये दोनों मुजाहिद औरत, कि इन दोनों का पीछा छोड़ दो, हम आ गए हैं, हमें जो सज़ा चाहो दे दो, सेठ साहब और उनकी बीवी बिल्कुल बेकसूर है। यानी कि सलमा और किशन कुंवर को ये जो भागवती जो अपने घर में पनाह दे रखी थी और ये जो 4 सिपाही आए थे इनको देखने के लिए, रियली में ये सिपाही अंग्रेज़ के नहीं थे, ये अपने यानी कि देशवासी ही थे, ये सिपाही देश के सिपाही थे। बट उसका जो हुलिया चेंज करके वो आए थे देखने के लिए कि क्या सही में वही है कि नहीं है कि नहीं, और उसी में काम किया करते थे। लेकिन जो सिपाही थे अपने देश के, उनको बचाना भी चाह रहे थे। ठीक है, तो सलमा और किशन कुंवर ने क्या कहा भागवती के बारे में कि ये दोनों को छोड़ दो, ये दोनों बेकसूर है नहीं, हम आ गए हैं तो हमें तुम चाहते हो तो हमें ले जाओ, बट भागवती और राम सहाय जी को कुछ मत करना। ठीक है, अगला सवाल, सलमा और किशन को गौर से देखने के बाद पहला सिपाही क्या बोलता है? तो जवाब है कि मुझे तो तुम इस घराने की औरतें मालूम होती हो। सलमा और किशन को गौर से देखने के बाद पहला सिपाही क्या बोलता है? तो जवाब हो जाएगा मुझे तो तुम इस घराने की औरतें मालूम होती हो, यही बोलता है। अगला सवाल, सलमा और किशन कुंवर को सिपाही कहाँ खड़ी होने को कहता है? तो दोनों औरतों को सिपाही दीवार से लगकर खड़ी होने को कहता है। अगला सवाल है,
कि पहला सिपाही हाथ जोड़कर दोनों औरतों से क्या कहता है, तो जवाब हो जाएगा, हमारी ख़ता माफ़ कीजिए, हम सिर्फ इसका यकीन करना चाहते थे कि आप वही हैं जिन्हें ढूंढ कर लाने का हमें हुक्म दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सिपाही दोनों मुजाहिद औरतों के साथ क्या गुस्ताखी करना चाहता है, तो सिपाही मसलहतन दोनों मुजाहिद औरतों को कैदी की तरफ बाहर ले जाने की गुस्ताखी करना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ मसलहतन। सवाल, राम साहब के दरवाजे पर सिपाही आए तो उसने क्यों कहा कि मेरे पास अमान का परवाना है, तो क्यों कहा, ताकि सिपाही उसके घर की तलाशी न कर सकें और वो महफूज रहें। और अमान का परवाना क्या होता है, तो अंग्रेज़ों के ज़रिए उनके कुछ कागजात वगैरह ये राम साहब को ही मिला हुआ था, जिसको वो बहिफाजत रखे हुआ था। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे पास अमान का परवाना है, इसलिए आप मेरे घर की तलाशी ना लें, है नहीं तो हो सकता है कि कोई भी अमान का परवाना में से कोई भी चीज़ अगर गुम हो गई तो फिर इसका सज़ा तुम भुगतोगे वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में आजमाइश जो आपके अंदर में ड्रामा है प्रोफेसर मुजीब साहब का, उनकी हालत ज़िंदगी को भी हम सभी ने देखा, ड्रामा के बारे में हम सभी ने सवालात व जवाब हल किए। अब इंशाअल्लाह अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 6 से मुकम्मल गुफ्तगू की जाएगी, मुकम्मल सवालात व जवाबात लाइन ब लाइन मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अब आप ख़ुद ही फैसला करें कि इस तरीके का मैंने सवाल आप तक देने की कोशिश किया है कि एक भी लाइन मैंने छोड़ा नहीं है, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत का सामना न करना पड़े। बस इजाज़त दीजिए अगले वीडियो के लिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।